जी हाँ दोस्तों, शाह के कदम से नायडू, जयंत और चिराग आखिर क्यों हुई आग बबूला। मोदी ने फौरन लगाई कॉल पर नायडू ने नहीं उठाई कॉल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा फैसला और कौन सा कदम है जिसने नायडू, चिराग, जयंत को असहज कर दिया है? अमित शाह ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसके बुनियाद पर एक बार फिर से गंभीर स्तर पर, बड़े स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं? आपको नायडू, जयंत के गुस्से और उनके इम्पैक्ट की बात बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि पीएम मोदी तक की नायडू ने कॉल नहीं उठाई। मगर उससे पहले आपको ये बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या फैसला लिया और उस फैसले से नायडू असहज क्यों है। क्या वाकई नायडू इस फैसले से असहज हैं या फिर वो किसी तरह की नई रार का बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि दोनों दलों में स्थिति तनावपूर्ण हो और फिर नायडू अपना कोई कदम उठा सकें, अपनी किसी रणनीति पर चल सके। दोस्तों, दरअसल अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए की कट ऑफ तारीख को, जो कि 31 दिसंबर 2014 तक थी, उससे बढ़ा करके 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। आपको याद होगा सीए पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था और उस वक्त जब कानून आया उसके बाद में, तो उसमें 2014 31 दिसंबर तक जितने भी गैर मुस्लिम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जो भी आने वाले थे, उस डेट तक जो भी आए थे, सबको रहने की इजाज़त बिना किसी वैध दस्तावेज के और नागरिकता देने की बात कही गई थी। मगर शाह ने 3 सितंबर को जो खबर सामने आई उसमें उस 2014 की तारीख को बढ़ा करके 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया। और इसी के साथ साथ सभी राज्यों में, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया था, कि डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी किया। यानी अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में आकर के रहेगा इन देशों से, तो उसे घुसपैठिया बताकर कैद खाने में डाल दिया जाएगा। और अगर कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आकर भारत में अवैध तरीके से रहेगा, तो ना तो उसे घुसपैठिया कहा जाएगा, ना ही उसे कैद खाने में रखा जाएगा, बल्कि उसे नागरिकता देने का प्रावधान बनाया जाएगा। यानी कि 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक भेदभाव के कारण भारत आए गैर मुस्लिम लोग वैध दस्तावेजों के बिना भी भारत में रह सकेंगे। और ऐसे लोगों के लिए कट ऑफ 31 दिसंबर 2024 की तारीख अब कर दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन्हें भी नागरिकता देनी है। यानी कि भारत में शरण लेने वाले इन देश के गैर मुस्लिमों को बिना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के देश में रहने की पूरी इजाज़त, जो गैर मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 की तारीख थी, 14 नहीं अब 24 तक कर दिया गया। यह आदेश हाल ही में लागू किए गए इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत जारी किया गया। खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम पहले से ही शामिल नहीं किए गए। आपको पता है कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए पिछले साल लागू किया था। इस कानून के तहत इन देशों से आए अल्पसंख्यक समुदायों को, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने की बात थी जो कि 2014 तक आए थे। और अब कट ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ऐसे में दोस्तों, अपनी स्थिति को 2014 के बाद भारत में आए अपनी स्थिति को लेकर के चिंतित थे। यानी कि 14 से लेकर 24 के बीच में जो आए थे, जाहिर तौर पर अब इस कट ऑफ के जरिए अमित शाह ने एक बड़ा फैसला लिया है। जाहिर तौर पर नायडू, जयंत, चिराग क्यों असहज हैं और क्या है स्थिति, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए दरअसल पासपोर्ट हो ना हो, दस्तावेज हो ना हो, कोई कागज़ हो ना हो, सब कुछ साइड रख करके सारी चीज़ें की गई। याद होगा सीए के साथ एनआरसी के खिलाफ भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन था, विशेष रूप से 2019-2020 में, क्योंकि कई समूहों और संगठनों ने इसे संवैधानिक मूल्यों और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। सरकार ने सीए कानून में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया था। विपक्ष ने मोदी सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया था। विरोधियों का तर्क था कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो सभी के लिए समानता की गारंटी देता है। उनका कहना था कि यह कानून मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने की कोशिश है। इसके अलावा
एनआरसी के साथ मिलकर के सीए को मुसलमानों को राज्य विहीन यानी कि स्टेटलेस बनाने की एक प्रक्रिया और एक हथियार के तौर पर माना गया, क्योंकि जिन लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें सीए के तहत गैर मुस्लिम समुदायों की तरह संरक्षण नहीं मिलेगा। डीएम के पास यह अधिकार होगा कि वो किसी विदेशी नागरिक माने, क्योंकि दोस्तों सीए ने पहली बार भारतीय कानून में धर्म को नागरिकता का आधार बना दिया। भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को कमजोर करता है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, नेहरू, अन्य नेताओं ने स्थापित किया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कभी इसे नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत करार देते हुए कहा था कि यह कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के खिलाफ है। हालांकि वही शशि थरूर अब मोदी सरकार के सबसे बड़े समर्थक हैं। एक तरीके से उन्हें अक्सर अब सरकार का समर्थन करते हुए देखा जाता है। असम और अन्य उत्तर पूर्व राज्यों में सीए का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि 1985 के असम समझौते के खंड 5 और 6 का उल्लंघन करता था। स्थानीय लोगों को डर था कि यह कानून बांग्लादेश से अवैध प्रवास को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र की आबादी, सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ेगा। एनआरसी का मकसद अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। असम में 2019 में एनआरसी लागू होने पर लगभग 19 लाख लोग नागरिकता सूची से बाहर रह गए थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। असम में एनआरसी की प्रक्रिया ने पहले ही कई लोगों को परेशान किया, क्योंकि उसमें पारदर्शिता की कमी और विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायतें थी। ढेर सारी शिकायतें थी। उत्तर पूर्व के कई समुदाय जैसे खासी है, गारो है, हाजोंग, जो कि अपनी जनजातीय पहचान के कारण उत्पीड़न का सामना करते हैं, ये समुदाय सीए के तहत शामिल नहीं है, क्योंकि वो हिंदू बौद्ध के रूप में अपनी पहचान नहीं करते। ये भी मोदी शाह की सरकार का एक तरीका है कि सीए कानून में श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों, म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों, तिब्बत के बौद्ध शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया, जिसे कई लोग भेदभावपूर्ण मानते हैं। इसलिए सवाल उठे कि अगर कानून का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित लोगों की मदद करना है, तो इसे केवल 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? सीए 2019 में संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। 2024 में इसे पूरी तरीके से देश में लागू किया गया। यह अधिनियम 3 पड़ोसी देशों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसमें इन समुदाय के लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाता है, बशर्ते तय तारीख तक भारत में प्रवेश किए हों। तो दोस्तों, तब जबकि 2014 की तारीख रखी गई थी और अब इसे बढ़ा करके 2024 कर दिया, यानी सीधे सीधे 10 साल का एक्सटेंशन। आने वाले दिनों में इसे फिर से बढ़ा दिया जाएगा। इस अधिनियम को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया, जहां पात्र व्यक्ति अपने आवेदन जमा करते हैं। आवेदकों को यह साबित करना होता है कि वो इन 3 देशों से किसी से हैं और वहां धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे कि दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करना, स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना। इस फैसले से विशेष रूप से उन लोगों को लाभ जो 2014 के बाद भी भारत आए, अवैध प्रवासियों के रूप में रह रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख समुदाय के लिए एक बड़ी राहत रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून को लेकर जो विधेयक संसद में पेश किया था, उस समय उनका जुमला काफ़ी मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा। मोदी सरकार ने सीए पिछले साल लागू कर दिया, एनआरसी बाकी है, लेकिन एनआरसी की तैयारी शुरू है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये लिखा है कि वो डिटेंशन सेंटर स्थापित करें। सभी जिलों में डीएम को यह अधिकार होगा कि वो किसी विदेशी नागरिक घोषित करे, किसी नहीं। डिटेंशन सेंटर एनआरसी का हिस्सा है। जब तक सरकार के पास हर जिले में डिटेंशन सेंटर नहीं होगा, ये योजना लागू नहीं हो पाएगी। दोस्तों, सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन था, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और समानता के लिए व्यापक जन समर्थन का बताया। इसे शाहीन बाग आंदोलन के रूप में लोगों के बीच में मान्यता मिली। शाहीन बाग आंदोलन दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक चला। ये प्रदर्शन काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि इसने सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीति को देश भर में पहुंचाया।
विपक्ष सहित कई राज्यों ने इसे लागू करने से रोकने की घोषणा की, जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना। अब देखना यह है कि एनआरसी को लेकर मोदी सरकार कब खुलकर सामने आती है, लेकिन उसके एक्शन बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे इसे लागू करने की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, अब जबकि फिर से एनआरसी की चर्चा जोरों पर उठी, अब जबकि पूरे देश में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के शाह ने आदेश दिए, ऐसे में कहा जा रहा अल्पसंख्यक वोट बैंक वाले नायडू और जैन चिराग इस समय के इस बेवजह के हंगामे से असहज है, क्योंकि नायडू का एक बड़ा तबका वोट बैंक का मुस्लिम है। चिराग पासवान की पार्टी को भी मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलता है। जैन चौधरी, इनको इस पूरे बेल्ट में मुसलमानों का बड़ा अच्छा खासा वोट मिलता है। ऐसी स्थिति में आज जो ये खबर निकल करके सामने आई, इसका इम्पैक्ट आगे क्या देखने को मिलेगा, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।